जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो शिफ्ट है हमारी वो 20/11/2023। प्यारे साथियों, इस शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे क्योंकि उससे पिछली शिफ्ट के केवल 10 क्वेश्चन बचे थे। तो 10 क्वेश्चन उस शिफ्ट के और 10 क्वेश्चन इस शिफ्ट के हमने मर्ज करके वो वीडियो बनाई थी। तो इसके 10 क्वेश्चन तो उस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो हम आगे 11वें क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारी इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन है 11वां वो है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ चुके हैं, कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की 84 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 84 सीटें, अनुसूचित जाति की 84 सीटें। मैं बात कर लेता हूं, एससी की 84 सीटें हैं और एसटी की यहां पर 47 सीटें मौजूद हैं। प्यारे साथियों, इन सीटों का आवंटन अनुच्छेद 330 के तहत है। अनुच्छेद 330 में आरक्षण दिया गया है लोकसभा में सीटों का। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा में वर्तमान में 543 मेंबर मौजूद हैं। 543 मेंबर। आपको यह भी पता होगा, पहले ये आंकड़ा 545 का होता था। दो व्यक्ति आंग्ल भारतीय होते थे। आंग्ल भारतीयों का चलन अभी समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीयों का चलन समाप्त कर दिया गया है। उनकी संख्या 2 थी, उनको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 543 सदस्य मौजूद हैं। 543 सदस्य, और ये सारे के सारे राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। पहले 552 होती थी, अब वर्तमान में 550 है। वर्तमान में 543 मेंबर हैं, जिनमें एससी की सीटें 84 और एसटी की सीटें 47 हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 330 इसमें सीटों के आरक्षण की बात कर रखी है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला जो क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर आप लगातार वीडियो से बने हुए हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि हमने इस प्रकार के बहुत सारा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। अब तो वो केवल रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैंने डीपीएसपी के बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है, और अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का पंचायतों का गठन की बात कर रखी है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 51 प्यारे साथियों, विदेश नीति का आधार माना जाता है। विदेश नीति का आधार इस अनुच्छेद के तहत प्यारे साथियों, राज्य ऐसे प्रयास करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौतों को, भाईचारे को, बंधुत्वों को व राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगा। राज्य ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगा। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगा राज्य। अनुच्छेद 47 राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 47 में प्यारे साथियों इस प्रकार वर्णन है कि राज्य ऐसे पदार्थों पर रोक लगाएगा जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसका साफ अर्थ ये निकलता है कि राज्य मादक पदार्थ बोलते हैं नशीले पदार्थों को, तो नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगा। मादक, मैं यहाँ पे मादक ही लिख देता हूं, मादक पदार्थों पर रोक, मादक पदार्थों पर रोक। तो प्यारे साथियों आर्टिकल 47, 49, 51 और 40 हमने सभी देख लिए हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, ये जो क्वेश्चन आया है ये डीपीएसपी से आया है। डीपीएसपी का अर्थ होता है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में शामिल है। ये शामिल किस भाग में है, तो भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 इसके अंतर्गत आते हैं। हमने आयरलैंड के संविधान से इनको कॉपी किया है। आयरलैंड के संविधान से इनका स्वभाव प्यारे साथियों सकारात्मक है। सकारात्मक। इन्हीं के अंदर हम महात्मा गांधी के विचारों को देखते हैं और ये सामाजिक न्याय का आधार माना जाता है।
डीपीएसपी को सामाजिक न्याय का, अभी पिछले ही वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक न्याय का आधार किस भाग को माना जाता है, तो वह भाग अपना 4 था। सामाजिक न्याय का आधार, सामाजिक न्याय का आधार, न्याय का आधार, सामाजिक न्याय का आधार माना जाता है। आपको पता होगा अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार के न्यायों की बात कर रखी है। एक सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक न्याय, और एक आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्यायों का जिक्र कर रखा है अनुच्छेद 38 में। प्यारे साथियों, इन्हीं 3 प्रकार के न्यायों का जिक्र हमारी प्रस्तावना में भी है। प्रस्तावना में भी ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रावधान है जिनका उल्लेख प्रस्तावना में भी है और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में भी है, तो वो हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्यायों की बात प्रस्तावना में भी कर रखी है। उम्मीद है प्यारे साथियों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, एक बार स्लाइड देख लेते हैं, कुछ जानकारी इसके लिए उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 40 संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसमें कहा गया है राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य का अधिकार देगा। इसी अनुच्छेद के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 लाकर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्यारे साथियों, 3 प्रकार की यहाँ पे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव के जरिए कुछ अधिकार दिए थे वहां के स्थानीय लोगों को। इसने एक प्रस्ताव जारी किया था, प्रस्ताव 1882 में, और इसी प्रस्ताव को पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा जाता है। मेगना कार्टा, इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में प्यारे साथियों पंचायती राज हमारा 3 स्तरीय है, एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति, एक जिला पार्षद है। तो इन सब का जिक्र है प्यारे साथियों, और इनके सब के चुनाव अनुच्छेद 343 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इनको करवाया जाता है। राज्य चुनाव आयोग प्यारे साथियों अनुच्छेद 243 के में है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव करवाए जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह लाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा में जो पास किया गया था, यही 1993 में इसको पास किया गया था। 1994 में 20 अप्रैल 1994 में इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। 20 अप्रैल 1994 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति मिली और इसको लागू किया गया था इसको 24 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1994 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती दिवस, इसीलिए इसको पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। प्यारे साथियों, इसी के आधार पर 73 में जो संविधान संशोधन है, इसी के आधार पर 11वीं अनुसूची जोड़ी संविधान में, 11वीं अनुसूची जोड़ी, और इसी के साथ 74वां संविधान, ये 73 में के तहत जोड़ी थी 11वीं अनुसूची, 74 में के तहत जोड़ी 12वीं अनुसूची। तो संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची भी इसी के तहत जोड़ी गई थी। उम्मीद है प्यारे साथियों सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा कई क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से आए हुए हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में ज्यादा भी हो जाते हैं, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तो नॉर्मली पॉलिटी से आते ही है।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के खालिस्तान कोरम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये कोरम है प्यारे साथियों 10%। कोरम कितना है? तो 10% कोरम है यहाँ पे। कोरम इसको बोलते हैं कोरम, या फिर इसको बोलते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति गणपूर्ति और इसका आंकड़ा प्यारे साथियों 10% का है। प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कोरम या गणपूर्ति का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के 10% की कोरम की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी इनकी इकट्ठी बैठक होती है तो कम से कम 10% मेंबर, 10% सदस्य उस बैठक में मौजूद होने चाहिए। अगर 10% भी मेंबर मौजूद नहीं हो पाते तो व्यवस्था एक प्रकार से संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठाया जाएगा। तो कम से कम 10% व्यक्ति मौजूद होने चाहिए, उसी को बोलते हैं कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति। प्यारे साथियों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये अनुच्छेद 108 के तहत है। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन प्यारे साथियों अनुच्छेद 108। और मैं आपको बता देता हूं संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। और लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता करता है वो अनुच्छेद 118 में वर्णित है। अनुच्छेद 118 में, अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा का स्पीकर ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लेकिन बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके कहने पर बुलाता है? किसके कहने पर? किसके कहने पर बुलाता है? तो मंत्रिपरिषद या फिर मैं बोलूं प्रधानमंत्री के कहने पर। ये मैं बोल सकता हूं कि मंत्रिपरिषद के कहने पर। मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है, मंत्रिपरिषद के कहने पर। कहने पर प्यारे साथियों संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत तब आती है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत तब आती है जब लोकसभा किसी बिल को पारित कर दे और राज्यसभा उस बिल को पारित ना करे, समय ज्यादा लगाती हो, तब जाकर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसके बावजूद सारा का सारा सदन, दोनों सदनों का मिलकर एक हो जाता है और संयुक्त रूप से उस प्रस्ताव पर स्वीकृति होती है। निश्चित ही बात है लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो जब भी संयुक्त मिलकर वो अपने प्रस्ताव पर अपनी चर्चा करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात थी ये। कुछ बातें इसकी अतिरिक्त जानकारी और ले लेते हैं हम। तो यहां पे समझना कोरम का अर्थ होता है किसी सदन की बैठक का वैध बनाने के लिए कम से कम जितने सदस्य उपस्थित होते हैं, इसी को कोरम या फिर गणपूर्ति बोलते हैं। भारतीय संसद के किसी भी सदन या लोकसभा की कार्यवाही तब शुरू होती है जब कुल सदस्यों का 1/10 या फिर 10% उपस्थित हो। यदि यह संख्या पूरी नहीं होती तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। और यही बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाई है। उम्मीद है प्यारे साथियों क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। प्यारे साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 में, इससे 1 साल पहले ही हुई है। इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं तो समझना इसके बारे में। यहाँ पे है 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था, ब्रिटिश शासन के अन्यायों का विरोध करना था और भारतीय अधिकारों के लिए आवाज उठाना था। यह संस्था भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रारंभिक संगठनों में से एक थी। आगे चलकर प्यारे साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की नींव रखी गई थी। 1885 से पहले इंडियन एसोसिएशन
1885 से पहले इंडियन एसोसिएशन ही इंडिया मतलब कांग्रेस जैसा ही काम करती थी भारतीयों को जोड़ने का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पे राइट आंसर है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का। मैं आपको जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं, समझना। जनसंख्या घनत्व का अर्थ पहले तो ये समझ लेते हैं, अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग था। यह भारत में सबसे कम है। इसका कारण कुछ इस प्रकार है। द्वीप समूह होने के कारण भौगोलिक सीमाएं, घने जंगल और प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, कम शहरीकरण और सीमित बसावट। पहले साथियों सिंपल ही बात है, अंडमान निकोबार पर वैसे ही पॉपुलेशन कम है, शहरीकरण कम है, औद्योगिकरण कम है, तो इन सब का कारण बनता है कि वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, जिस कारण वहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मैं आपको बता देता हूं, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है, सबसे अधिक बिहार का है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहता है? रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहता है? तो रखाइन क्षेत्र में। ये रोहिंग्या क्या है इसको भी समझ लेते हैं। रोहिंग्या है क्या? तो समझना, रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो म्यांमार के रखाइन राज्य में निवास करता है। म्यांमार सरकार ने इन्हें नागरिकता नहीं दी, इसलिए वे नागरिकता विहीन कहलाते हैं। 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा किए गए हिंसक अभियान के कारण लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत और अन्य देशों में शरणार्थी बन गए। यह घटना संयुक्त राष्ट्र द्वारा जातीय सफाया की श्रेणी में मानी गई। प्यारे साथियों, रोहिंग्या के बारे में तो आप समझ चुके हैं कि रोहिंग्या क्या है। कुछ जानकारी म्यांमार से भी ले लेते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है प्यारे साथियों, वो राजधानी नेपिदा है। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है और म्यांमार की जो मुद्रा है वो मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। प्यारे साथियों, भारत और म्यांमार की सीमा पर आराकाम योमा पर्वत स्थित है। आराकाम योमा पर्वत स्थित है भारत और म्यांमार की सीमा पर, और भारत के साथ म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1643 किलोमीटर, यह भी ध्यान में रखना प्यारे साथियों। म्यांमार 1935 में भारत से अलग हुआ था। 1935 में भारत से अलग हुआ था। भारत से अलग हुआ था 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और 1948 में म्यांमार आजाद हुआ था अंग्रेजों से। 1948 में म्यांमार अंग्रेजों से आजाद हुआ था। 1948 में। तो 2017 में सेना द्वारा हिंसक अभियान के दौरान जो लाखों रोहिंग्या थे उनको बाहर मतलब अलग अलग देशों में उन्हें शरण ले ली थी। तो उम्मीद है प्यारे साथियों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? तो यहां पर प्रेरक कारक पूछा गया है वैश्वीकरण। एक तो मैं आपको बता देता हूं वैश्वीकरण होता क्या है। इसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन। प्यारे साथियों, 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी, या फिर मैं ये बोलूं 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, इसी संकट के दौरान जो हमारे वित्त मंत्री थे, एक तो मैं आपको बता दूं वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह के द्वारा 3 नीतियां अपनाई गई थी, जिसमें एक नीति का नाम था ग्लोबलाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन, एक नीति का नाम था प्राइवेटाइजेशन, और एक नीति का नाम था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण, जिसे प्राइवेटाइजेशन और जिसे उदारीकरण के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, जिसमें ये बोल रखा कि इसका प्रमुख कारक घरेलू बाजार की संतृप्ति है, यानी कि घरेलू जो हमारे भारत का बाजार है उसको विदेशी अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण की श्रेणी में आता है। कुछ और भी जानकारी इसके बारे में यहां से ले लेते हैं तो समझना। ये बेरोजगारी से संबंधित दे रखा आंकड़ा, कोई क्वेश्चन होगा बेरोजगारी का। तो वैश्वीकरण तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि वैश्वीकरण क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक प्यारे साथियों 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8। देखना समझना, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O है, यह परमाणु क्रमांक की संख्या 8 है। इसका मतलब है कि इसके एक परमाणु में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आवर्त सारणी के समूह 16 में आता है। यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह श्वसन प्रक्रिया का मुख्य घटक है। साथ ही यह एक दहन में भी सहायक है। प्यारे साथियों, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आग जलाने में कामयाब होती है। आग जलाने में कार्य करती है आग जलाने में। ऑक्सीजन की खोज प्यारे साथियों प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। इसकी खोज की गई थी प्रिस्टले के द्वारा। इसके दो ही मुख्य कार्य हैं, एक तो सांस लेने में और दूसरा आग जलाने में। इसकी खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज आवर्त सारणी के समूह नंबर 16 में आती है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 8 है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मोहिनीअट्टम के लिए। और ये सेम क्वेश्चन अब रिपीट हो चुका है, तो दोबारा से यही क्वेश्चन आया है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जो मोहिनीअट्टम है, ये मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। प्यारे साथियों, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक दूसरा शास्त्रीय नृत्य इसका है कथकली। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और 9वां शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है छऊ। 9वें शास्त्रीय नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। 9वें शास्त्रीय नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। टोटल संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बोकारो प्यारे साथियों झारखंड के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में बोकारो की स्थापना 1964 में की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड में स्थित है। प्यारे साथियों, झारखंड में 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, बोकारो की स्थापना। इसके बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं, हम वो भी ले लेते हैं तो समझना। ये मोहिनीअट्टम के बारे में लिख रखा है यहाँ पे। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनीअट्टम की शिक्षिका, प्रचारक और पुनर्जीवित जीवन के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तो हमने वैसे भी पहले भी जानकारी ले ली। बोकारो स्टील प्लांट भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक इस्पात संयंत्र है। यह झारखंड के बोकारो शहर में स्थित है। 1964 में सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से इसको स्थापित किया गया था। यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल, जो एक नवरत्न कंपनी है, के अधीन आता है और भारत के सबसे बड़े स्टील उत्पादन केंद्रों में से एक है। यहाँ से रेलवे, निर्माण और रक्षा उद्योगों के लिए इस्पात की आपूर्ति होती है। पहले साथियों, झारखंड का ही जमशेदपुर को टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। जमशेदपुर को टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। स्वर्ण रेखा
नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो बोकारो है वो झारखंड के अंदर है। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो लुइसा अल्कोट, इसका राइट आंसर है लुइसा अल्कोट। और बहुत सारे उपन्यास हमने देखे हैं, बहुत सारे उपन्यास लुइसा अल्कोट। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है इसके बारे में कि सिलास मार्नर एक अत्यंत प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास है जिसे जॉर्ज एलियोट ने लिखा था। इसका वास्तविक नाम मैरी एन इवांस था। यह उपन्यास 1861 में प्रकाशित हुआ था। कहानी में एक बुनकर के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखे और विश्वासघात के बाद दुनिया से कट जाता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची, ये उपन्यास के बारे में है, ये कोई खास जानकारी नहीं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो पहले साथियों ये इंडोनेशिया से थे, ये थे इंडोनेशिया से। मैं आपको बता देता हूं, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है इंडोनेशिया की राजधानी। इसकी पुरानी राजधानी इसकी जकार्ता थी। पहले साथियों इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह कहते हैं। द्वीपों का समूह कहते हैं इंडोनेशिया को। सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में बताए जाते हैं। इंडोनेशिया में ही पहले साथियों सर्वाधिक मुस्लिम आबादी स्थित है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही बताई जाती है। इंडोनेशिया में ही सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष से पहले साथियों मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवा, जिसे हम कुनेन कहते हैं, वो कुनेन की दवा बनती है। कुनेन की दवा बनाई जाती है। और कुनेन की दवा मुख्य रूप से मलेरिया में काम आती है। मलेरिया पहले साथियों प्लाज्मोडियम से होने वाला एक रोग है। प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। इंडोनेशिया में पहले साथियों सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप जावा है। सर्वाधिक ज्वालामुखी हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी फटा था हाल ही में। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। क्वेश्चन जो हमारा था, राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे जो हमारे 1950 के गणतंत्र दिवस पर पहुंचे थे? पहले साथियों 1950 के गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, यहाँ पर हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा शपथ ली गई थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा शपथ। और ये शपथ दिलाने वाले होते कौन है? तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है हमारे सीजेआई द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, सीजेआई द्वारा। और उस समय हमें पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। लेकिन उस समय ये बात पहले ही प्रकाशित कर दी गई थी कि हीरालाल जे कानिया हमारे पहले सीजेआई बनेंगे। तो उसी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। तो पहले सीजेआई जिसका नाम एच जे कानिया था, एच जे कानिया के द्वारा ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई गई थी। राजेंद्र प्रसाद प्यारे साथियों पहले राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा था। 10 वर्ष तक कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को प्यारे साथियों अजात शत्रु कहा है महात्मा गांधी ने। अजात शत्रु
किसके द्वारा कहा गया है इनको? तो राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इनको अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा। और इनकी समाधि जो बिहार में स्थित है उसे राजघाट कहते हैं। इनकी समाधि को राजघाट कहा जाता है। इनकी समाधि को राजघाट कहा जाता है, राजघाट। प्यारे साथियों, 1950 के पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि सुकर्णो जो इंडोनेशिया से थे, यह हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपघर्षक ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, प्रोपेंट, रत्न में उपयोग किया जाता है? तो वो कार्ड्स है, कार्ड्स। प्यारे साथियों, वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ही याद रखे तो अच्छा है। वो कार्ड्स है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी थी। यहाँ पे समझ लेते हैं। सिलिका ऑक्साइड रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका कहलाता है, जिसे आमतौर पर सिलिका कहा जाता है। यह पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। यह रेत, कार्ड्स, कांच और सिरेमिक पदार्थों का प्रमुख घटक है। सिलिका की दो अवस्थाएं होती हैं, एक क्रिस्टलीय होती है, एक क्रिस्टलीय होती है और एक अक्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय जैसे कार्ड्स, अक्रिस्टलीय जैसे कि कांच। सिलिका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्टिकल फाइबर और निर्माण कार्यों में बड़ी मात्रा में प्रयुक्त होता है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। सेकंड नंबर पर एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। या फिर इसके स्थान पर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था? तो उसका है खराज, आंसर है खराज। प्यारे साथियों, खुम्स, खराज, जकात, जजिया, ये कुछ कर हैं जो दिल्ली सल्तनत पर लगाए गए थे। खराज, तो दिल्ली सल्तनत पर एक टैक्स लगाया गया था जिसे खराज कहते हैं, खराज। तो ये सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है, तो ये इसी का स्वर है। बाकी के जितने भी कर है प्यारे साथियों, खुम्स, जकात और जजिया, ये पहले से ही शुरू थे। खराज कर को सल्तनत के दौरान ही लगाया गया था, सल्तनत के दौरान ही इसको लगाया गया था। खराज जो है ना, दिल्ली सल्तनत काल का प्रमुख भूमि कर था। यह कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला कर था जो मुख्य हिंदू किसानों से वसूला जाता था। इसकी दर आमतौर पर उपज का 1/3 या 1/2 होती थी। इसके अलावा अन्य कर थे, एक जजिया कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, एक जकात कर था जो मुसलमानों पर लगता था। परंतु राज्य की सबसे बड़ी अधिक आय खराज से ही प्राप्त होती थी, जिससे सेना, प्रशासन, दरबार का खर्च चलता था। तो खराज कर के बारे में वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे साथियों ये। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। फ्रीडम पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आजाद की भी एक पुस्तक है प्यारे साथियों, अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे कलाम में लिख देता हूं, एपीजे कलाम की भी एक पुस्तक है। एपीजे कलाम की जो पुस्तक है वो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। तो यहां पे जो पुस्तक है ना, विंग्स फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, अबुल कलाम आजाद। ये अलग है, ये अलग है। एपीजे अब्दुल कलाम, इसको हम मिसाइल मैन बोलते हैं, मिसाइल मैन बोलते हैं, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तंगना थी? तो ये भरतनाट्यम की है। प्यारे साथियों, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने वैसे भी बहुत जानकारी इकट्ठी कर ली है, मैं वैसे ही वर्बली तौर पे आपको जानकारी बता देता हूं।
भरतनाट्यम दुनिया का सबसे, या फिर मैं बोलूं भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भरतनाट्यम बताया जाता है कि 2000 साल पुराना है। जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी जानकारी उपलब्ध है। यह मंदिरों में किया जाने वाला एक नृत्य है। इसका पहले नाम सादिर होता था, सादिर इसका पहले नाम होता था। इस नृत्य में एक ही व्यक्ति होता है, वही गुणगान करता है कथाओं का, वही नृत्य करता है, गाता है। इसी कारण इसको एक हार्य कहा जाता है, एक हार्य। इसके स्टार्टिंग के जो कला शैली होती है उसे अलारिपू, और जो अंतिम जो कला शैली होती है उसे तिलाना कहते हैं। स्टार्टिंग की जो कला शैली होती है उसे अलारिपू, अंतिम जो कला शैली होती है उसे तिलाना कहते हैं। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। तो ये शास्त्रीय नृत्य है प्यारे साथियों तमिलनाडु का। इसका नाम सादिर है। सादिर किसे बोलते हैं? सादिर मंदिरों में, मंदिरों में किए जाने वाले नृत्य को, किए जाने वाले नृत्य को हम क्या बोलते हैं? सादिर बोलते हैं। इसे एक हार्य कहा जाता है। एक हार्य जब एक ही व्यक्ति कला भी करता है, नृत्य भी करता है और गायन भी एक ही व्यक्ति करता है, एक हार्य। 2000 साल पुराना ये नृत्य है। 2000 साल पुराना ये नृत्य है। और 1910 में इसको ऊपर अंग्रेजों द्वारा बैन लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था 1910 में। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रारंभ को अलारिपू और अंतिम चरण को इसको तिलाना कहते हैं, अंतिम चरण को इसे तिलाना कहते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो वागोर नदी है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं, मैं आपको बता देता हूं, अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर स्थित है। प्यारे साथियों इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में नहीं, 1948 में। 1983 में अजंता को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। 1983 में प्यारे साथियों तीन अपनी धरोहरों को शामिल किया गया था, जिसमें एक नाम है आगरा का किला, एक है अजंता आगरा किला, एक है ताजमहल, एक है अजंता और एक हो रहे प्यारे साथियों जिसे हम बोलते हैं एलोरा। तो आगरा किला, ताजमहल, अजंता, एलोरा, इन सब को 1983 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। अजंता प्यारे साथियों वागोर नदी के किनारे है अजंता। इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वागोर है कहां पे? तो मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर पिछले उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन की अजंता या फिर एलोरा का क्वेश्चन था शायद, कि ये कहां पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने ही प्यारे साथियों हरश्चरित भी लिखी है। बाणभट्ट की ही पुस्तक है हरश्चरित के लेखक भी कौन है प्यारे साथियों? बाणभट्ट है। बाणभट्ट के बारे में या इस पुस्तक के बारे में कुछ और जानकारी भी यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन आ गए हैं? चलो वैसे ही बात कर लेते हैं। तो इसके कादम्बरी लिख रखी है प्यारे साथियों बाणभट्ट के द्वारा। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है हिमालय और भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु स्थित है। बिल्कुल सही है प्यारे साथियों ये। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, ये भी ठीक है। एक है महानगरों में रोजगार की उपलब्धता है। महानगरों में ऐसा नहीं है, वैसे तो अभी नॉर्मली महानगर बोलते हैं बड़े नगरों को, अब तो छोटे नगरों में भी रोजगार की उपलब्धता है।
तो गलत है। अगला है ग्रामीण भारत में गरीबी है, ये ठीक है, ग्रामीण भारतों में गरीबी भी देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं हैं, अच्छी है। भारत में प्रशासन के लिए दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्षक कारक नहीं है? तो इसमें से केवल आपको आंसर दिखता होगा ए, बी और डी, ये ठीक है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 78 फीट होती है। ये टेनिस कोर्ट के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे देता हूं। टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है, यहां पे समझना, टेनिस का मैदान आयताकार होता है जिसकी मानक लंबाई 78 फीट होती है। यह मीटर में 23.73 मीटर होती है, 23.73 मीटर। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, कोर्ट के बीच में एक नेट होता है जिसकी ऊंचाई मध्य में 3 फीट या 0.91 मीटर होती है। यह मापदंड ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। टेनिस कोर्ट घास, मिट्टी या हार्ड कोर्ट पर बनाए जाते हैं। प्यारे साथियों, सिंगल क्या होता है? 27 फीट का होता है, और डबल क्या होता है? 36 फीट का होता है। विस्तृत शब्दावली कुछ है। बेस लाइन है जो कोर्ट से संबंधित है, कोर्ट के पीछे की सीमा रेखा को बेस लाइन कहते हैं। खिलाड़ी से यहीं से सर्विस करते हैं और गेंद को खेलने के बाद वापस मारते हैं। दूसरा होता है सर्विस लाइन, ये नेट से कुछ दूरी पर खींची गई रेखा जो सर्विस क्षेत्र की सीमा बताती है। एक होता है सर्विस बॉक्स, यह नेट के दोनों ओर बने दो हिस्से, जहां सर्विस के समय गेंद को गिराना होता है, वहां बायां सर्विस बॉक्स भी होता है। तो ये कुछ जानकारी टेनिस से संबंधित थी। एक है साइड लाइन, यह भी टेनिस से संबंधित एक शब्दावली है। कोर्ट की लंबाई की दिशा में बनी सीमा रेखा सिंगल और डबल के दिए गए अलग अलग स्लाइड लाइन होती है। एक होता है सेंटर मार्क, यह बेस लाइन के बीच में छोटा निशान जो सर्विस देते समय खिलाड़ी की स्थिति बताता है। एक होता है सतह, कोर्ट की जमीन पर खेला जाता है। यह 4 प्रकार की सतह प्रचलित करता है, एक घास कोर्ट, एक क्ले कोर्ट, एक हार्ड कोर्ट, ये भी नॉर्मल है प्यारे साथियों। उम्मीद है प्यारे साथियों सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करे हैं। 10 क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में कर लिए थे, 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों की हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड कराई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में जब अगली शिफ्ट करेंगे तो आप देखना वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस का जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो भी उनकी पिछले पेपर के बेस पर कि पिछले ईयर में क्या पूछा गया था। प्यारे साथियों, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।